हेलो बच्चों, तो वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का फिर से अपने चैनल लीटर 9.8 में। और आज हम लोग एक बहुत ही डिफ़िकल्ट और इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। वो है बैंकिंग ऑफ रोड, राइट। ये जो टॉपिक है थोड़ा ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, आपको थोड़ा ज़्यादा इमेजिन करना पड़ेगा। 11th के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। 11th में इसका डेरिवेशन आपसे पूछा जाता है। डायरेक्ट 5 मार्क्स का आपका डेरिवेशन आएगा। 12th जो मेडिकल हैं या इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स उनके लिए तो इम्पॉर्टेंट हैं ही। जो भी चीज़ें डिफ़िकल्ट हो वो इम्पॉर्टेंट है, सिंपल आपको याद रखना है, राइट। तो सबसे पहले तो हम लोग ये सोचते हैं कि बैंकिंग ऑफ रोड किया क्यों जाता है। तो देखिए, होता है ऐसा है कि मान लिया जाए, ठीक है, बिल्कुल आप मान लीजिए कि रोड बिल्कुल फ्लैट है, हॉरिजॉन्टल। इन जनरल ऐसा ही होता है। और आप क्या कर रहे हो कि आप आराम से साइकिल चलाते हुए जा रहे हो, ठीक है। आप आराम से साइकिल चलाते हुए जा रहे हो। आपको अब एक्साइटमेंट आ गया, आपको मन किया कि अब साइकिल को तेज़ से चलाना है, ठीक है। तो आप जब तेज़ से इसको चलाने की कोशिश करेंगे और सडनली जैसे ही आप इसका देखें कि आप ये जो रोड है वो टर्निंग ले रहा है यहाँ पर, जैसे ही आप देखें कि जो रोड है वो टर्निंग ले रहा है, मतलब आपको अब साइकिल को घुमाना है। लेकिन होता क्या है कि आपने प्रैक्टिकली किया होगा शायद कभी, जब आपने शुरुआत में साइकिल सीखा होगा जैसे कि मेरी तरह, तो आपका इच्छा किया होगा कि चलो चेक करते हैं अगर हम लोग साइकिल को ज़्यादा स्पीड से घुमाएंगे तब क्या होता है। तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि मैंने क्या किया था कि मैंने जब टर्न ले रहा था तो उसी मोड पे मैंने स्पीड को हाई ही रखा था, मैंने ब्रेक वगैरह नहीं लगाया था। तो हुआ क्या था कि मेरे को ऐसा लगने लगा कि साइकिल का जो हैंडल है वो मुड़ ही नहीं रहा है, वो सीधा का सीधा ऐसे जा रहा था। क्यों ऐसा हो रहा था? क्योंकि आपको पता है कि जब चीज़ों को टर्न लेने की कोशिश करो, आप जब चीज़ों को टर्न लेने की कोशिश करो तो उस पर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट होने लगता है बाहर की तरफ। हम लोग ऐसा मान सकते हैं MV² बाहर की तरफ फोर्स एक्ट होने लगता है। उससे कारण क्या हुआ कि आपको साइकिल को सडनली जो है सडन टर्न लेना देना काफ़ी मुश्किल हो जाए, क्योंकि आपको एक बाहर की तरफ फोर्स अब लग रहा है। वो क्या चाहेगा कि आपका साइकिल बाहर की तरफ चला जाए। तो अगर सफिशियंट फोर्स नहीं, आपको फ्रिक्शन फोर्स आपको सफिशियंट नहीं मिले, जो कि हमेशा ऐसा होता है कि नहीं मिलता है। रोड मान ले कि आपका स्लिपरी रोड हो, मान लो कि बारिश का दिन हो, रोड स्लिपरी हो या आइस गिरा हुआ हो सरफेस पे, तो ऐसे कारणों से मान ले कि रोड स्लिपरी हो, या सोचो कि ये ऐसा कि रोड पे सैंड गिरा हो, ठीक है, वैसा भी होता है। सैंडी रोड काफ़ी ज़्यादा डेंजरस होते हैं। तो रोड पे ऐसे कारण से मान लीजिए कि फ्रिक्शन किस तरीके से कम जाए और आप साइकिल को टर्न लिया, ये सोचो कि बाइक हो, साइकिल हो, गाड़ी हो, कुछ भी हो, आप इसको टर्न लेना की कोशिश कर रहे हो, तो आपको सफिशिएंट फ्रिक्शन फोर्स नहीं मिल पाएगा। उससे कारण क्या होगा कि आपका जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है उसको ओवरकम करने के लिए फ्रिक्शन आपको नहीं मिल पाएगा, और ये गाड़ी आपको है वो टर्न नहीं लेगी और सीधा का सीधा चला जाएगा, यहाँ से यहाँ तक चला जाएगा, ठीक है। मतलब वो बेंट नहीं हो पाई, इस डायरेक्शन में नहीं गया जा पाया, वो सीधा का सीधा इस तरह से चला गया। और उसके कारण आप एक्सीडेंट को क्या बोल सकते हैं, उसके कारण डायरेक्ट आपका एक्सीडेंट हो सकता है, राइट। तो अब ऐसे केसेस को अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, मतलब गवर्नमेंट क्या कर सकती है, वो क्या करती है कि जहाँ पे टर्निंग होती है वहाँ पर आप कभी कभी देख सकते हैं, अगर गवर्नमेंट के पास दिमाग हो, अगर सिविल इंजीनियर्स के पास दिमाग हो, तो आप कभी कभी देख सकते हैं कि वो क्या करते हैं कि बाहर की तरफ जो ऐसे टर्न्स होते हैं उसमें जो बाहर वाला सरफेस है उसको थोड़ा ऊंचा कर देते हैं। ये जो सरफेस है, ये जो एज है, उस एज को थोड़ा ऊंचा कर देंगे इसके कंपैरिजन में। उससे होता क्या है उसको हम लोग को डिस्कस करना है कि ऐसे करने से क्या होता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं बैंकिंग ऑफ रोड। हमने वो रोड को थोड़ा बैंक कर दिया, मतलब थोड़ा ऊंचा कर दिया, राइट। अब देखिए, तो मैंने यहाँ पर एक ऐसा ही डायग्राम ड्रॉ कर रखा है कि एक गाड़ी जा रही है, ये जो बाहर वाला सरफेस है मैंने ऊंचा दिखाने की कोशिश की है। ये आपका इंक्लिनेशन हो गया रोड का, राइट। ये मैं क्रॉस सेक्शन दिखा रहा हूँ, रोड का जो है क्रॉस सेक्शन दिखा रहा हूँ मैं। एक सेकेंड, ये जो है मैं रोड का क्या दिखा रहा हूँ, क्रॉस सेक्शन दिखा रहा हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कि बाहर का सरफेस तो ज़्यादा ऊंचा है, उस पर गाड़ी चल रही है और ये गाड़ी आराम से जा रही है। और हम लोग को ये चेक कर रहे हैं कि इस गाड़ी में मतलब क्या हम लोग मैक्सिमम स्पीड को बढ़ा सकते हैं, या हम लोग को क्या बेनिफिट्स मिलेंगे बाहर के किनारे को ऊंचा करने से, राइट। तो एक तो आपका आंसर हो गया कि आंसर हम लोग देखकर ही बता सकते हैं कि आपका स्पीड जो है मैक्सिमम स्पीड, हम लोग अगर लास्ट केस में लास्ट वीडियो था उसमें अगर हम लोग देखें तो जो मैक्सिमम स्पीड था μ/g था। ऐसे केसेस में अगर हम लोग कांस्टेंट स्पीड से टर्न लिया करते थे तो मैक्सिमम स्पीड जो क्या था वो आपका μ/g, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं μ/g था, ठीक है। दिस वाज द मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड। लेकिन अगर वही हम लोग बैंक करें, रोड को अगर थोड़ा सा बाहर की तरफ ऊंचा कर दें, तो उस केस में हम लोग का मैक्सिमम स्पीड बढ़ सकता है या नहीं, ये हम लोग को चेक करना है, राइट।
तो चलिए हम लोग आते हैं इस बात पे, थोड़ा डिस्कस करते हैं। अब देखिए, अब इसको डिस्कस करने के लिए मेरे को क्या करना होगा कि इसका क्रॉस सेक्शन ड्रॉ करना होगा। मैं मान लूँगा कि मैं पीछे की तरफ खड़ा हूँ और पीछे की तरफ खड़ा होकर ऑब्जर्व करूँगा कार को, राइट। वैसे केसेस में हम लोग को डिस्कस करना होगा। तो चलिए इसको हम लोग अब हटा लेते हैं या छोड़ते हैं इसको, ठीक है। तो अगर हम लोग अब रोड को बैंक करें, ठीक है, तो बैंक करने से फ़ायदा ये होगा कि हम लोग थोड़ा, चलिए इसको, इतना ही ज़्यादा बैंक होता नहीं है लेकिन मेरे सुविधा के लिए मैं सोच रहा हूँ कि इसको ऐसे कर दूँ, राइट। ये रोड को ही बस नहीं, बल्कि जब ट्रेनें होती हैं वहाँ पर, तो ट्रेनों केसेस में तो बिल्कुल फ्रिक्शन नहीं होता है, वहाँ वहाँ तो चक्के टाइट होते हैं तो पटरी के ऊपर। तो वैसे केसेस में बैंकिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक्चुअली। ट्रेन को तो टर्निंग लेना होता है, तो आप देखेंगे जब भी ट्रेन टर्निंग लेती है तो वहाँ पर थोड़ा सा झुका रहता है, बाहर वाला जो किनारा रहता है वो ज़्यादा थोड़ा ऊंचा रहता है, ठीक है। तो रोड को तो मतलब रोडेज के केस, ऐसे केसेस में जो ट्रेन में है वो ज़्यादा यूज़ किया जाता है चीज़ों को, इस टेक्निक को। अब देखिए कि हम लोग को बैक साइड से अगर मैं देखूं तो आपका कार कुछ हो सकता है ऐसे नज़र आए, ठीक है। कार कुछ ऐसे नज़र आए आपका, राइट। इसका वेलोसिटी अंदर की तरफ है, मतलब यहाँ पर आगे की तरफ है। अगर आप पीछे से देखेंगे तो आपसे दूर जाते हुए नजर आएगा, मतलब ये अंदर की तरफ हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है, इनवर्ट। अब देखिए इसमें होता क्या है, एम जी तो आपका नीचे लगेगा, जो सेंटर है इस सर्कुलर मोशन का यहाँ पर है, ध्यान सुनिएगा थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट है। तो सेंटर है जो सर्कुलर मोशन का यहाँ पर है, राइट। तो इसमें भी मैं बोल सकता हूँ कि सेंटर कुछ यहाँ पर होगा, सर्कुलर मोशन का नीचे नहीं देना है, सेंटर बिल्कुल है, इस तरह से है, ठीक है। वेलोसिटी है वो अंदर की तरफ है। नॉर्मल रिएक्शन जो है आपका वो इस तरह से एक्ट होगा, एम वी स्क्वायर बाई जो आर होगा वो एम वी स्क्वायर बाई आर जो है वो बाहर की तरफ होगा, ये आपका आर रेडियस हो गया। अब देखिए ऐसे करने से फ़ायदा क्या है कि जो नॉर्मल अब है, नॉर्मल का एक कंपोनेंट जो होगा इस तरह से आएगा, ठीक है। पहले नहीं आ रहा था, अब नॉर्मल का एक कंपोनेंट इस तरह से आएगा। अगर वैल्यू आपको देखना है तो मैं बता देता हूँ कि अगर आपका थीटा है तो हम लोग ये भी थीटा बोल सकते हैं, ये भी थीटा बोल सकते हैं। तो ये आपका जो एंगल होगा 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ये एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो एन का जो कंपोनेंट लिख सकते हैं एन कॉस 90 माइनस थीटा, या बोल सकते हैं एन साइन थीटा, राइट। और जो ऊपर का कंपोनेंट हो जाएगा वो हो जाएगा एन कॉस थीटा। तो जो एन साइन थीटा है वो आपको एक तरीके से सेंट्रीफ्यूगल को अपोज करने में हेल्प कर रहा है। पहले क्या था कि पहले जो आपका फोर्स था रिस्पॉन्सिबल ओनली फ्रिक्शन था। आप याद रखिए कि जब हम लोग का हॉरिजॉन्टल ग्राउंड होता था, ऐसे होता था, हॉरिजॉन्टल ग्राउंड होता था, एक सेकेंड मैं क्रॉस सेक्शन ड्रॉ कर रहा हूँ, शायद आपको समझ में आ रहा हो कि मैंने ये चीज़ पहले वीडियो में कर रखा है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर हम लोग का होता था अगर हॉरिजॉन्टल ग्राउंड, ठीक है, तो उस केस में क्या होता था कि जो नॉर्मल होता था डायरेक्ट ऊपर लगता था, आपका फ्रिक्शन जो है वही रिस्पॉन्सिबल होता था आपका एम वी स्क्वायर बाई आर को बैलेंस करने के लिए। एम जी जो लगता था आपका नीचे लगता था, नॉर्मल का जो थोड़ा सा भी सपोर्ट नहीं होता था। उसके कारण से क्या होता था आपका कि ये कार, जो आपको पता है कि फ्रिक्शन का वैल्यू लिमिटेड होता है, ठीक है। फ्रिक्शन अपने मैक्सिमम वैल्यू के अगेंस्ट नहीं जा सकता, उससे ज़्यादा वो नहीं जा सकता है। लेकिन नॉर्मल के साथ ऐसा नहीं है, नॉर्मल जो है ग्राउंड से सपोर्ट मिलता है, और पता है कि रोड कितने ज़्यादा वो होते हैं, हार्ड होते हैं, राइट। तो नॉर्मल जो रोड है वो कितना भी नॉर्मल लगा सकता है, जितना चाहिए उसका उतना दे सकता है। आप रोड को, ऐसा नहीं है कि रोड को आप जबरदस्ती जोर से आप दबाइए तो टूट जाएगा, ठीक है, प्रोवाइडेड थोड़ा ठेकेदार पैसा नहीं खाए, राइट। तो रोड वो टूटने वाला नहीं है। तो रोड जो है आपको कितना भी नॉर्मल यहाँ पर दे सकता है, ठीक है। नॉट इन द केस ऑफ इंडियन रोड्स मोस्ट ऑफ द टाइम, राइट। लेकिन मैं मान कर चलता हूँ कि हम लोग आइडियल केस ले रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा हम लोग बोल सकते हैं कि रोड जो है वो रोड कभी वो टूटने वाला नहीं है। तो रोड जो है कितना भी नॉर्मल यहाँ प्रोवाइड कर सकता है, लेकिन वैसा केस फ्रिक्शन के केस में नहीं होता था। इस केस में वैसा नहीं होता था, फ्रिक्शन जो है मैक्सिमम वैल्यू तक ही अपना प्रोवाइड कर सकता था, जो कि म्यू इंटू एम जी होता है इस केस में। तो यहाँ पर हुआ क्या कि हम लोग बैंकिंग क्यों करते हैं ये मैं एक्सप्लेन कर रहा था। तो बैंकिंग इसलिए हम लोग करते हैं रोड का, ताकि हम लोग सबसे पहले तो सेफ्टी स्पीड जो है, मैक्सिमम स्पीड उसको बढ़ा सकते हैं। बढ़ता कैसे है मैक्सिमम स्पीड? अब इस केस में क्या होगा, बैंकिंग करने से इस फायदा ये होता है आपका कि नॉर्मल का एक जो कंपोनेंट है वो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स अवेलेबल कर सकता है, रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स आपका अवेलेबल करवा सकता है, राइट। तो हम लोग ये बोल सकते हैं इस केस में कि इन केस ऑफ बैंकिंग,
in case of banking, now normal force can also provide the required centripetal force. सेंट्रीपिटल फोर्स जो सेंटर की तरफ लगता है, सेंट्रीपिटल फोर्स टू रोटेट द कार, राइट। तो ये आपका नॉर्मल रिएक्शन है, वो भी आपका रिस्पॉन्सिबल होगा। और साथ ही साथ और भी बाकी सारी तो चीज़ें हैं ही, जैसा कि यहाँ पर आपका फ्रिक्शन तो एक्ट होगा ही, क्योंकि गाड़ी जो है स्लाइड करने के लिए ऊपर जाना चाहेगा, तो उसमें केस में फ्रिक्शन जो है, अगर गाड़ी ये ऊपर जाना चाहेगा, बाहर जाएगा सर्कुलर ट्रैक से, सर्कुलर ट्रैक से अगर बाहर जाना चाहता है, ये बोलिए कि सर्कुलर ट्रैक से बाहर ऐसे जाना चाहता है, तो उस केस में फ्रिक्शन जो है नीचे की तरफ लगेगा, राइट। इसमें दो केसेस है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। तो आपको यहाँ पर ये याद रखना है, फाइनल कंक्लूजन ये हुआ कि आपका बैंकिंग के केस में हम लोग का जो है नॉर्मल रिएक्शन है, तो नॉर्मल रिएक्शन का एक जो कंपोनेंट है वो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को अपोज करने के लिए। ये बोल सकते हैं कि इन दिस केस द नॉर्मल रिएक्शन विल प्रोवाइड यू रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स टू रोटेट द कार, राइट। लास्ट केस में आपका ओनली फ्रिक्शन था, लास्ट केस में आपका क्या था, बस एक फ्रिक्शन था आपको वो करने के लिए, रोटेट करवाने के लिए आपका रिस्पॉन्सिबल था, राइट। तो अब हम लोग बात करते हैं, इसमें दो केसेस हैं, मैक्सिमम पॉसिबल वेलोसिटी। हम लोग को डिस्कस करना है कि मैक्सिमम पॉसिबल वेलोसिटी कितना हो सकता है, राइट। अब देखिए मैक्सिमम और मिनिमम पॉसिबल वेलोसिटी, यहाँ दो केसेस होते हैं, हम लोग को दोनों डिस्कस करना है, ठीक है। जनरली आपसे मैक्सिमम पॉसिबल वेलोसिटी पूछाता है। तो चलिए हम लोग का डायग्राम बन चुका है यहाँ पर क्रॉस सेक्शन का, फोर्सेस को हम लोग दिखाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि नॉर्मल लग रहा है आपका mg लग रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है mv² जो है बाहर की तरफ लगेगा, राइट। जो फ्रिक्शन फोर्स होगा, देखिए अब मैक्सिमम पॉसिबल वेलोसिटी करने का मतलब हुआ कि यहाँ पर मैंने स्पीड इतना ज़्यादा दे रखा है कि वो जो कार का टर्निंग है, जो कार है वो बाहर की तरफ जाना चाह रहा है, राइट, वो बाहर की तरफ जाना चाह रहा है। तो उस केस में हम लोग को निकालना है कि इस केस में मैक्सिमम कितना स्पीड हम लोग दे सकते हैं, ठीक है। मतलब ये कार ताकि सेफली टर्न ले सके, बाहर की तरफ नहीं जाए। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ mv² बाहर की तरफ लेगा, फ्रिक्शन जो है ये कार बाहर की तरफ जाना चाहेगा, तो फ्रिक्शन जो है अलोंग द इंक्लाइन प्लेन लेगा आपका, बैंक के रोड के अलोंग लेगा आपका, और वो अंदर की तरफ लेगा। फ्रिक्शन इस तरह से हम लोग दिखा सकते हैं। चलिए हम लोग फोर्सेस को रिजॉल्व कर लेते हैं। आपको पता है कि इंक्लाइन प्लेन में अलोंग द इंक्लाइन प्लेन और परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन रिजॉल्व किया जाता है, राइट। तो अगर हम लोग सबसे पहले हम लोग mv² को रिजॉल्व करें, तो आपका mv² का दो कंपोनेंट आएगा आपका, एक इस डायरेक्शन में आएगा, एक दूसरा इस डायरेक्शन में आएगा। ये आपका थीटा हो जाएगा, राइट। यहाँ लिख सकते हैं mv² cos थीटा, राइट, एंड दिस विल बी mv² sin थीटा, राइट। mg की बात करें तो mg का एक कंपोनेंट आपका लॉन्ग इंक्लाइन प्लेन के लॉन्ग आएगा, दूसरा इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर आएगा। ये आपका पता है कि mg sin थीटा हुआ करता है, और ये आपका होता है mg cos थीटा, mg cos थीटा, राइट। तो ये आपका mg का कंपोनेंट होगा। 1 सेकेंड, मैं इसको थोड़ा अच्छे से कर लेता हूँ। तो mg का जो कंपोनेंट है, mg तो आपका नीचे लगता ही है, तो mg का जो कंपोनेंट है वो आपका आ चुका है यहाँ पर, करेक्ट। तो चलिए हम लोग अब इक्वेशंस को लिखते हैं, ठीक है। इक्वेशंस तो इस तरह से हो जाएगा आपका कि सबसे पहले तो नॉर्मल परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन, हम लोग फोर्सेस को इक्वलाइज करते हैं, परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन प्लेन, इंक्लाइंड प्लेन हम लोग फोर्सेस को अगर इक्वलाइज कर दें, तो ये हम लोग बोल सकते हैं कि नॉर्मल विल बैलेंस टू फोर्सेस, या यू कैन से n माइनस, नॉर्मल ऊपर की तरफ लग रहा है इंक्लाइन प्लेन के, और दो फोर्सेस जो हैं mg cos थीटा प्लस माइनस mv² sin थीटा, वो नीचे की तरफ लग रहा है, इज इक्वल टू 0, क्योंकि बॉडी मूव को तो कर नहीं रहा है उस डायरेक्शन में। यहाँ से आपका आ जाएगा n इज इक्वल टू mg cos थीटा प्लस mv² sin थीटा, राइट। दिस इज इक्वेशन 1। नाउ अलोंग इंक्लाइन प्लेन, सेकेंड इक्वेशन है अलोंग इंक्लाइंड प्लेन, राइट। तो अलोंग इंक्लाइन प्लेन अगर हम लोग बात करें,
तो जो नीचे की तरफ फोर्स हो जाएगा आपका एफ प्लस एम जी साइन थीटा हो जाएगा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, क्या है ऊपर कॉस थीटा, एम वी स्क्वायर बाई आर कॉस थीटा। यहाँ से हम लोग ये बोल सकते हैं कि एफ का जो वैल्यू हो जाएगा वो आपका हो जाएगा एम वी स्क्वायर बाई आर कॉस थीटा माइनस एम जी साइन थीटा। दिस इज इक्वेशन सेकेंड। आपको v का मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, तो v का मैक्सिमम वैल्यू कहने का मतलब फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू रहेगा। उस केस में अगर वेलोसिटी आपको मैक्सिमम चाहिए तो वेलोसिटी मैक्सिमम कब मिलेगा, जब ये बॉडी स्लाइड करने वाला होगा, जब ये बॉडी बाहर की तरफ स्लाइड करने वाला होगा उस मोमेंट पे फ्रिक्शन जो है इंक्लाइन प्लेन के अलोंग और नीचे अंदर और लेग की तरफ अंदर की तरफ लेगा, एम वी स्क्वायर बाई आर बाहर की तरफ लेगा, और जब स्लाइड करने वाला होगा उस मोमेंट पे फ्रिक्शन फोर्स अंदर की तरफ क्या लेगा, मैक्सिमम लेगा, राइट। तो यहाँ पर फॉर वी मैक्स हम लोग बोल सकते हैं कि फॉर वी मैक्स हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं क्या कि एफ विल बी इक्वल टू मैक्सिमम विच इज इक्वल टू म्यू इन टू एन, राइट। और इसको बोल सकते हैं म्यू इन टू एन इज हाउ मच, इट्स इक्वेशन 1 एम जी कॉस थीटा, इक्वेशन 1 से हम लोग लिख सकते हैं प्लस एम वी स्क्वायर बाई आर साइन थीटा, राइट। तो यहाँ पर आप फ्रिक्शन का वैल्यू आप पुट कर सकते हैं फ्रॉम टू। अब हम लोग बोल सकते हैं कि फ्रॉम टू, आपको इतना कुछ करना नहीं है, मेरे को ज़्यादा डिटेल में लिखना हो ताकि आपको समझ में आए, आप डायरेक्ट फटाफट कर सकते हैं वैल्यू को। तो फ्रिक्शन का वैल्यू आप पुट कर दीजिए जो कि आएगा म्यू इन टू एम जी कॉस थीटा प्लस एम वी स्क्वायर बाई आर साइन थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर कॉस थीटा माइनस एम जी साइन थीटा, राइट। सो यहाँ से तो एम आपका कैंसिल होने ही वाला है, करेक्ट। वेलोसिटी को एक साइड आप ले जाइए, ठीक है, वेलोसिटी को आपको एक साइड ले जाना है। तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं किस साइड लेकर जाना है, ठीक है। तो आप लेफ्ट साइड से वेलोसिटी को आप राइट साइड ले जाइए, ठीक है। तो म्यू जी कॉस थीटा प्लस जी साइन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा, राइट। यहाँ से आप देख सकते हैं कि वी स्क्वायर बाई आर का जो वैल्यू हो जाएगा वो आपका हो जाएगा कितना कि जी आप कॉमन लीजिए, हो जाएगा आपका म्यू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा, करेक्ट। सो यहाँ से जो v का वैल्यू हो जाएगा वो आपको होगा आर जी म्यू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा, करेक्ट, अंडर रूट। सो दिस इज द मैक्सिमम वेलोसिटी फॉर सेफली टर्न, करेक्ट। इससे हम लोग ज़्यादा वेलोसिटी को एक्सीड नहीं करेंगे, ये आपका मैक्सिमम वैल्यू होगा, मैक्सिमम वेलोसिटी होगा सेफली टर्न लेने के लिए, करेक्ट। तो चलिए, हो सकता है आपको ये आंसर याद करना मुश्किल लग रहा हो, लेकिन आप प्रैक्टिस इतना कीजिए। देखिए, अगर आपको 11th में पूछता है तो आपको तो लिखना ही है, क्योंकि लिखने पे ही मार्क्स आपको मिलने वाला है। लेकिन अगर आपको एग्जाम में पूछे तो फटाफट प्रैक्टिस इतना करना है इस क्वेश्चंस को कि फटाफट एक लाइन में हम लोग यहाँ पर नॉर्मल लिखे, दूसरे केस में फ्रिक्शन लिखे, तीसरे केस में डायरेक्ट आंसर लिख दे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। चलिए, यहाँ पर हम लोग केस 2 डिस्कस करने वाले हैं। अब मिनिमम स्पीड, केस 2 हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, इसको लिख लेते हैं केस 2 हम लोग मिनिमम स्पीड फॉर सेफली टर्न, करेक्ट। हम लोग मिनिमम स्पीड की बात करेंगे, ठीक है। अब देखिए, तो मिनिमम स्पीड का कॉन्सेप्ट कैसे आता है। तो देखिए, होता क्या कि आप इमेजिन कीजिए फिर से क्रॉस सेक्शन को, गाड़ी के क्रॉस सेक्शन को आप इमेजिन कीजिए, और आपको एक्चुअली में इमेजिन करना तो थोड़ा इंक्लाइन प्लेन का इंक्लेशन ज़्यादा लीजिए, क्योंकि थोड़ा बहुत अगर रोड बैंक होगा, जो कि होता है इन जनरल, ऐसा नहीं कभी आप रोड इतना इंक्लाइन देख नहीं सकते, ऐसा नहीं कि कुछ 45 डिग्री, मौत का कुआं नहीं हो रहा है यहाँ पर।
ठीक है। मौत के कुएं में वो इंक्लाइन जो होता है ज़्यादा होता है, ठीक है। तो हम लोग मौत नहीं कर रहे हैं, मौत का कुआं नहीं कर, सर्कस नहीं करने वाले, हम लोग सिंपल सा ड्राइविंग करने वाले हैं, राइट। ठीक है। तो इसमें हुआ क्या कि अगर आपका कार टर्न ले रहा है, राइट, तो आप इमेजिन कीजिए कि रोड बहुत ज़्यादा, अगर आप अभी दिक्कत हो तो सोचिए कि रोड बहुत ज़्यादा इंक्लाइन हो, तो अगर कार टर्न लेगा और थोड़े से कम स्पीड से अगर टर्न ले तो होगा क्या कि नीचे की तरफ गिर जाएगा, वो इंक्लाइन प्लेन पे नीचे की तरफ स्लाइड कर जाएगा। तो उसको हम लोग मिनिमम स्पीड बोलते हैं। क्यों? क्योंकि आपको इतना ज़्यादा स्पीड मेंटेन किए रहना है ताकि वो नीचे ना गिरे। आप जितना ज़्यादा स्पीड को बढ़ाएगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ बढ़ेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ बढ़ेगा तो उसका एक कंपोनेंट ऊपर की तरफ आएगा, और ऊपर की तरफ आएगा तो गाड़ी को नीचे की तरफ गिरने नहीं देगा, और गाड़ी को नीचे की तरफ क्या होगा, गिरने नहीं देगा। तो आपको इतना स्पीड कम से कम तो रखना ही है बाहर की तरफ, इतना स्पीड तो रखना ही है गाड़ी का, ताकि वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ लगाए, ताकि वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो बाहर की तरफ लगाए उसका एक कंपोनेंट इतना हो ताकि वो गाड़ी को नीचे नहीं गिरने दे, गाड़ी को नीचे नहीं गिरने दे, राइट। तो उसी को हम लोग मिनिमम स्पीड बोलते हैं। ये जनरल केसेस में नहीं होता है, क्योंकि कभी भी आप रोड को इतना ज़्यादा बैंक नहीं देखते हैं ताकि गाड़ी कभी अंदर की तरफ स्लाइड कर जाए, राइट। लेकिन एक हाइपोथेटिकल केस है यहाँ पर। तो हम लोग फोर्सेज को क्या लगाएंगे कि फोर्सेज आपका तो एम लगने ही वाला है, एम जो है नीचे की तरफ लेगा, नॉर्मल रिएक्शन जो है आपका ऊपर की तरफ लेगा, नॉर्मल, करेक्ट। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है आपका बाहर की तरफ लेगा, mv² जो है आपका बाहर की तरफ लेगा, राइट। फिर अब देखिए, आपको निकालना है मिनिमम मिनिमम वो आपको निकालना है कि मिनिमम वेलोसिटी, नॉट वो, मिनिमम वेलोसिटी निकालना है, सॉरी फॉर दैट। तो मिनिमम वेलोसिटी निकालना है ताकि ये नीचे ना गिरे। तो हुआ क्या कि फ्रिक्शन फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो आपको पता है कि बाहर की तरफ लेगा, और इस केस में अगर वो गाड़ी नीचे गिरना चाह रहा है, मतलब अगर आपको वेलोसिटी थोड़ा कम रखें तो गाड़ी क्या हो, नीचे आना चाहेगा। तो अगर गाड़ी नीचे गिरना चाहेगा तो फ्रिक्शन फोर्स एक्चुअली इसमें बाहर की तरफ लगता है, अप ऑफ द इंक्लाइन प्लेन लेगा, इंक्लाइन प्लेन के ऊपर के लॉन्ग लेगा। ये आपको सोचना है यहाँ पर, यही दोनों डिफरेंस है बस लास्ट और इस केस में। लास्ट केस में क्या हो रहा था कि हम लोग स्पीड को इतना ज़्यादा रखे हुए थे कि गाड़ी बाहर एक्चुअली में जा रहा था, स्पीड को ज़्यादा रखने से गाड़ी बाहर जा रहा था, उसके कारण फ्रिक्शन फोर्स जो है वो रोकना चाह रहा था अंदर की तरफ। हमेशा गाड़ी इस फ्रिक्शन फोर्स जो है वो स्लाइडिंग को रोकता है, तो गाड़ी अगर बाहर जाना चाहे तो फ्रिक्शन फोर्स इधर लगेगा, राइट। लेकिन वही अगर इस केस में हम लोग ये बात करें कि अगर हम लोग स्पीड को थोड़ा कम रखें तो गाड़ी जब नीचे आना चाहेगा, क्योंकि एम आपका ज़्यादा लगेगा, एम साइन थीटा ज़्यादा लगेगा, तो गाड़ी जब नीचे आना चाहेगा तो उस केस में फ्रिक्शन फोर्स किधर जाना चाहेगा, ऊपर लगना लगेगा आपका। एक बार फिर से सुनिएगा कि अगर मैंने स्पीड को कम रखूँगा, mv² को कम रखूँगा, तो वो जो है उसका कंपोनेंट सफिशिएंट नहीं होगा ऊपर की तरफ, और उसके कारण क्या होगा कि mg साइन थीटा जो नीचे की तरफ लग रहा है यहाँ पर, mg साइन थीटा कंपोनेंट, एक्चुअली mg का कंपोनेंट जो कि है mg साइन थीटा, तो mg साइन थीटा के कारण कार नीचे आना चाहेगा, डाउन द इंक्लाइन प्लेन स्लाइड होना चाहेगा, क्योंकि आपका mv² का कंपोनेंट जो है सफिशिएंट नहीं है। अब वो कार नीचे स्लाइड होना चाह रहा है तो उससे कारण फ्रिक्शन रोकने के लिए किधर लेगा, ऊपर की तरफ एक्चुअली लेगा। तो केस कुछ ऐसे हैं। अब केस ऐसे हैं तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर कि उस केस को मद्देनजर रखते हुए हम लोग क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं कि फ्रिक्शन जो है इस केस में आपका ऊपर लगेगा, क्योंकि कार नीचे स्लाइड होना चाह रहा है, कार क्या हो रहा है, डाउन द इंक्लाइन प्लेन स्लाइड होना चाह रहा है, राइट। होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो चलिए हम लोग फटाफट शुरू करते हैं। कुछ नहीं करना है इसमें, करना बस इसमें है कि ये सारे कंपोनेंट तो आपको याद ही हैं। ये आपका हो जाएगा mv² cos थीटा, राइट, because this angle was theta and this component was mv² sin theta, component of mg are mg sin theta, and this component is mg cos theta, करेक्ट। सो शायद हो चुका है, राइट। तो यहाँ पर आप फिर से लिखने वाले वही जो नॉर्मल का जो वैल्यू है आप लिखेंगे mg cos थीटा प्लस mv² sin थीटा, राइट। दिस इज इक्वेशन 1। इस केस में आप लिखने वाले हैं f प्लस mv² cos थीटा, जो कि ऊपर की तरफ लग रहा है अप द इंक्लाइन प्लेन, will balance mg sin theta, right, will balance mg sin theta, or you can say
एफ इज इक्वल टू एक्चुअली एम जी साइन थीटा माइनस एम वी स्क्वायर बाई आर कॉस थीटा, राइट। दिस इक्वेशन 2। और हम लोग क्या करेंगे, फ्रिक्शन का वैल्यू मैक्सिमम पुट कर देंगे, राइट। तो फ्रिक्शन का वैल्यू म्यू इंटू एन जो है उसको हम लोग पुट करेंगे इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा माइनस एम वी स्क्वायर बाई आर कॉस थीटा, राइट। एम वी स्क्वायर बाई आर कॉस थीटा। आपको ये समझ में आ गया तो आप आगे फटाफट बढ़ सकते हैं स्पीड को बढ़ाकर। तो यहाँ मैं तो आराम से पुट करूँगा म्यू इंटू एम जी कॉस थीटा प्लस एम वी स्क्वायर बाई आर साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा माइनस एम वी स्क्वायर बाई आर व्हाट कॉस थीटा, करेक्ट। यहाँ से एम और एम आपका कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए दोनों में कुछ ज़्यादा का फर्क है नहीं, दोनों में बिल्कुल छोटा सा फर्क है। और उस फर्क को हम लोग ये बोल सकते हैं कि आप इसको इस साइड ले गए और आप बोले क्या कि वी स्क्वायर बाई आर म्यू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, एक्चुअली मैंने वी स्क्वायर बाई आर को लेफ्ट साइड लेकर आ गया, इज इक्वल टू जी साइन थीटा माइनस म्यू जी cos theta, correct. So from here you will get V is equal to RG sin theta minus mu cos theta upon mu sin theta plus cos theta, correct. सो दिस इज द मिनिमम वेलोसिटी। एक्चुअली यहाँ पर करना कुछ नहीं है, यहाँ पर करना कुछ नहीं है। देखिए लास्ट केस में जहाँ पर प्लस है वहाँ पर एग्जैक्टली माइनस कर देना है, ठीक है। और प्लस के जब माइनस क्यों करना है आपको पता है। देखिए ये अगर मैक्सिमम स्पीड है तो आपका मैक्सिमम स्पीड मतलब ज़्यादा होना चाहिए, तो ऊपर में प्लस और नीचे में क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए, करेक्ट। और जो मिनिमम स्पीड है तो उस केस में ऊपर में माइनस होना चाहिए था, क्योंकि ये कम वैल्यू आना चाहिए आपका। तो न्यूमरेटर कम होगा तो आपका वैल्यू क्या ना कम आने वाला है। और नीचे में क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए। मतलब न्यूमरेटर इसमें कम हो जाएगा, डिनोमिनेटर ज़्यादा हो जाएगा। और लास्ट वाले केस में मैक्सिमम स्पीड में न्यूमरेटर ज़्यादा हो जाएगा, डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, कम आपका हो जाएगा, राइट। आपको एक स्पेशल बात बता दूँ कि अगर आपको इफ़ विल पुट एक्चुअली इफ़ पुट थीटा इज इक्वल टू 0 ना, तो आपको हॉरिजॉन्टल केस आएगा, मतलब हॉरिजॉन्टल ग्राउंड वाला, ठीक है। इसमें तो हॉरिजॉन्टल मिनिमम स्पीड कुछ ऐसा नहीं होता है कॉन्सेप्ट, लेकिन मैक्सिमम स्पीड में अगर आप थीटा का वैल्यू 0 पुट करते हैं तो उस केस में आपका हॉरिजॉन्टल ग्राउंड का केस आ जाएगा। क्यों, क्योंकि हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। तो चलिए थीटा का वैल्यू 0 पुट करते हैं तो साइन थीटा 0 साइन ये आपका 0 हो जाएगा, ये आपका म्यू हो जाएगा, यहाँ पर आपका 1 हो जाएगा, ये आपका 0 हो जाएगा, राइट। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो आपका जगह वी मैक्स आ जाएगा अंडर रूट 1 सेकेंड, हाँ, अंडर रूट आपका हो जाएगा आर जी, अंडर रूट क्या हो जाएगा आपका आर जी, ये आपका म्यू इंटू 1 माइनस 0 अपॉन 1 माइनस 0 आप देख सकते हैं। तो दिस विल द वैल्यू ऑफ वी मैक्स इज इक्वल टू व्हाट हो जाएगा, म्यू जी आर है जो भी बोलो। तो ये हब का जगह अगर वही आप थीटा का वैल्यू अगर आप पुट कर सकते हैं 90 डिग्री, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, करेक्ट। इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, पता है आपको क्या मिलेगा, वो आपको मिलेगा डेथ वेल का केस। वो क्या मिलेगा आपका, डेथ वेल का केस, जो मैंने डिस्कस किया था कि एक जो स्टंट परफॉर्मर था डेथ वेल में आपका रोटेट करा, तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री आपका होगा। तो उसको केस 2 में आप पुट कीजिएगा मिनिमम स्पीड में, तो आपका वी मिनिमम का जो वैल्यू आता था वो आपको मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए क्योंकि उसमें मिनिमम वैल्यू एक्चुअली पूछा जाता था, तो कि मिनिमम वेलोसिटी कितना हो ताकि वो नीचे ना गिरे। तो मिनिमम वेलोसिटी आप यहाँ से निकाल सकते हैं, थीटा का वैल्यू आप 90 पुट कर सकते हैं, तो साइन 90 आपका 1 हो जाएगा, 1 माइनस 0 अपॉन 1 प्लस 0, राइट। तो आपका हो जाएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर आने वाला है आपका आर जी आपका 1 माइनस 0 अपॉन म्यू प्लस 0, राइट। तो आपका हो जाएगा अंडर रूट आर जी बाई म्यू। तो देखिए आंसर कुछ याद करने के ऐसे हैं ट्रिक्स होते हैं, आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। ऐसे ट्रिक्स को आप यूज़ कर करके आप आंसर को याद कर सकते हैं। तो मैक्सिमम वेलोसिटी वाला केस हम लोग यूज़ कर सकते हैं, याद मॉडिफाई कर सकते हैं हॉरिजॉन्टल ग्राउंड में। और मिनिमम वेलोसिटी वाला जो केस है उसको हम लोग अप्लाई कर सकते हैं किस में, उसको हम लोग डेथ वेल वाले केस में यूज़ कर सकते हैं, राइट। इसके बेसिस पे क्वेश्चंस आपके नीचे कमेंट बॉक्स में दिया रहेगा, आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं।
और आपका ये जो है सर्कुलर मोशन का लास्ट वीडियो है। जितना हम लोग को यहाँ पर सर्कुलर मोशन एक्चुअली पढ़ना है, ऐसा नहीं कि सर्कुलर मोशन आपका ख़त्म हो चुका है, सर्कुलर मोशन का ये लास्ट वीडियो है। लेकिन सर्कुलर मोशन हम लोग पढ़ते रहेंगे डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स में। फॉर एग्जांपल मैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन के बारे में, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन के बारे में वर्क पर एनर्जी में पढ़ाऊँगा। साथ ही साथ हम लोग रोटेशन में भी काफ़ी ज़्यादा सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे, क्योंकि आपको पता है कि रोटेशन नाम से ही है कि उसमें आपको जो भी ऑब्जेक्ट्स रहेंगे वो रोटेट करने वाले होंगे। तो रोटेट करने वाले हैं तो वहाँ पर तो सर्कुलर मोशन आना ही आना है, राइट। तो सर्कुलर मोशन ऐसा नहीं ख़त्म हो चुका है आपका, लेकिन यहाँ पर जितना आपसे पूछा जाता है इस केस में वो आपका फिनिश हो चुका है, राइट। तो नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट चैप्टर हम लोग शुरू करेंगे वर्क पर। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।